हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी लाइव एंड केडी कैंपस। आज मैं बहुत अच्छी खबर लेके आई हूँ कि सीपीओ एसआई की वैकेंसी आ गई है। और सीपीओ में आपको पता ही है, दिल्ली पुलिस की वर्दी लोग बहुत पसंद करते हैं। जब भी मैं जाती हूँ एयरपोर्ट तो मुझे अपने बहुत सारे बच्चे सीआईएसएफ में दिख जाते हैं, जो बहुत दौड़ते उछलते कूदते मुझसे मिलने आते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने ही बच्चों को ऐसे पद पे देखती हूँ। तो लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी कोई वैकेंसी आती है तो मैं या तो क्लास में बिजी रहती हूँ या तो कहीं और रहती हूँ, और उसके बाद मुझे भागम भाग आना पड़ता है। और फिर मुझे लोगों से, अपने स्टाफ से और सबसे पूछना पड़ता है कि भाई जल्दी से बताओ डिटेल क्या है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ये पंगा खत्म ही कर दूं। जो हमारे केडी कैंपस के सबसे टॉप मोस्ट मैनेजमेंट पे बैठे हुए हैं, उनको मैंने कहा कि भाई ये भार आप संभालो, क्योंकि केडी कैंपस में हर तरह की वैकेंसी के बारे में सारे बच्चों को पूरा कंप्लीट डिटेल बताने की जिम्मेदारी जिसकी है, जो हमेशा हर बच्चों के साथ खड़े रहते हैं, उनका हर समस्या, यहाँ तक कि उनको टाइम टेबल भी बना के देते हैं। मैंने पूछा भी, भाई कितना ही वेला बैठे हो तुम जो टाइम टेबल तक बच्चों को बना के देते हो। वो टाइम टेबल बना के नहीं देते, वो फॉलो भी करवाते हैं। और सारी लड़कियों से कह के रखे हैं, ये मेरा तेरा भाई यहाँ पर है, कभी कोई प्रॉब्लम हो सीधा फोन करना, उसके बाद मैं देख लूंगा। तो मैं चाहती हूँ कि आज के बाद ऑनलाइन में भी जितने भी तरह की वैकेंसी आए वो जिम्मेदारी संभाले, क्योंकि उनको एक एक वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल मालूम है, जिससे मैं जानकारी लेके भी आती हूँ जब भी मुझे भी बताना रहता है। तो मैं वेलकम करती हूँ आज इस कंप्लीट बोझ को अपने सर से उतारने के लिए। और आज के बाद ये पूरा कंप्लीट डिटेल आपको बताएंगे मयंक यादव। आइए, मयंक हमारे केडी कैंपस के बहुत, जिसको मैं कह सकती हूँ बहुत ही मजबूत पिलर है, जिन्होंने अपने हमारे साथ करीबन पिछले 5-6 सालों से लगातार खड़े हैं साथ में। और आज तक ये कभी भी जिसको कहते हैं ऑन कैमरा नहीं आते हैं जल्दी। तो मैंने कहा कि अब इस मामले में कम से कम आप संभालो और इस वैकेंसी के बारे में आप डिटेल बताओ। हालांकि इस वैकेंसी में मैं कह सकती हूँ कि आपको मेरा भी बहुत काम पड़ेगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि 250 मार्क्स की तो इंग्लिश होती है। लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि कंप्लीट डिटेल जो होगा उसके बारे में आपको मयंक यादव बता दे। तो बताओ क्या है ये वैकेंसी, कब आया है और क्या है इसमें? पहली बात तो मैं मैम आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। ऑफलाइन के साथ साथ आपने मुझे ऑनलाइन भी मौका दिया बच्चों को गाइड करने के लिए। और जैसे आपको पता ही है कि ऑफलाइन में बहुत बच्चे मेरे को जानते भी हैं कि जितनी भी वैकेंसी आती हैं या कुछ भी रहता है, वो सारी चीज़ें आके मैं बच्चों को यहाँ बताता हूँ। और आज से फिर ये ऑनलाइन भार भी मैं अपने कंधे पर लेता हूँ। जितनी भी आगे वैकेंसी आएंगी उन चीज़ के बारे में मैं आके यहाँ पर डिस्कस करूँगा इस चीज़ को। देखो, आज हम आए हैं सीपीओ के लिए। सीपीओ सबसे जो कह सकते हैं कि ड्रीम जॉब होती है बच्चों की, कि भाई वर्दी वाली जॉब चाहिए। और दिल्ली एसआई सबसे अच्छी जॉब बच्चे मानते हैं कि यार पूरी ज़िंदगी हमें दिल्ली के दिल्ली में रहना है, और पहली ही पोस्टिंग आपको सब इंस्पेक्टर के उसमें रूप में मिलती है यहाँ पर। आज ये फॉर्म रिलीज़ हुआ है, जिसकी जो डेट है, पहली सबमिशन डेट है, मतलब जो फॉर्म खुले हैं आपके 4 तारीख से लेके 28 तारीख तक के लिए खुले हैं। ध्यान रखना, 4/3 से लेके आपके 28/3 तक आपके फॉर्म रहेंगे। दूसरी चीज़ है, जो लास्ट डेट है उसकी वो 28 है, 28/3। एक चीज़ ध्यान रखना, आप लास्ट डेट का ना बिल्कुल वेट मत करना। आपको पता होगा अभी DSSB के फॉर्म जब सबमिट हो रहे थे, लास्ट के 2 से 3 डेज आपकी वेबसाइट नहीं चल रही थी और हर बच्चा परेशान था और मेरे को मैसेज कर रहा था कि भैया हमारे फॉर्म सबमिट नहीं हो रहे हैं, पिक अपलोड नहीं हो रही है, बैक आ रहा है बार बार। तो इस चीज का ध्यान रखना, कोई भी फॉर्म आता है आप उसके बारे में अच्छे से जानकारी लें। यहाँ मैं आपको सारी जानकारी बता दूंगा और मैम भी उस चीज़ के बारे में बता देंगी। देन उसके बाद वो सारी चीज़ें सुन के आप फॉर्म भरना आप स्टार्ट कर दें। उसमें ये टाइम ना दें कि यार 27 तारीख और 28 तारीख में भरेंगे, लास्ट डेट पर भरेंगे। इस चीज़ का वेट बिल्कुल ना करें। इस चक्कर में ऐसा हो सकता है कि लास्ट टाइम पे साइट इतनी बिजी हो जाए कि वो चल ही ना पाए और आप 1 साल अपना बर्बाद कर दो। चलिए, तो एक तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ दिखी है इसमें कि जो विंडो फॉर एप्लीकेशन है फॉर करेक्शन, वो ये खोल रहे हैं, जो पहले अवेलेबल नहीं था। और 30 और 31 को, यानी बच्चे सोचो पूरा फॉर्म सबमिट वगैरह करने के बाद अंतिम डेट भी पार हो जाए, तब भी वो 2 दिन उनके लिए आपके खुले हैं कि आप अपने कोई भी गलती कर दिए हो तो उसको कंप्लीटली सुधार लो। और एग्ज़ाम का डेट है 9, 10 एंड 13 मई। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप अभी तैयारी कर रहे हो
तो आप मई में एग्जाम है उसके लिए अगर आप बैच लोगे तो वीओडी बैच लेना बहुत हेल्पफुल होगा। अपने स्पीड में आप देख सकते हो और बहुत ढंग से तैयारी कर सकते हो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इसमें जो वैकेंसीज है ये किस किस पोस्ट पे है? इसमें जो वैकेंसी होती है आपको पता है ये सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए होती है। जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं उसमें जो सब इंस्पेक्टर जाते हैं वो सीपीओ के थ्रू ही जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, इसमें दो कैटेगराइज डिवाइड कर देते हैं ये। एक तो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर और दूसरा जितने भी जीडी में सब इंस्पेक्टर होते हैं वो भी सीपीओ के थ्रू ही आपके जाते हैं। जैसा आप यहाँ देख भी रहे होगे, सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ। इसमें क्या होता है, जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स हैं वो जीडी एसआई मतलब जीडी के जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, जैसे जीडी का एक कांस्टेबल का होता है, आपका पेपर कांस्टेबल बनते हो, उन्हीं के जो ऊपर अधिकारी होते हैं एसआई वो सीपीओ के थ्रू जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप जीडी में सब इंस्पेक्टर में जाते हो तो ग्रुप बी की जॉब में जाते हो और जो पे स्केल रहता है आपका वो 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच रहता है। लेकिन जब आप दिल्ली पुलिस में आप आते हो तो उसमें आपका जो ग्रुप है वो चेंज हो जाएगा और वो सी ग्रुप में आप आ जाओगे, लेकिन पे स्केल 6 और लेवल 6 रहेगा और जो सैलरी का वो है वो सेम ही रहने वाला है। मैं तो भाई मैं सिर्फ दो लोगों से वाकिफ रहती हूँ, एक दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर से और एक सीआईएसएफ में। कहीं भी जाओ आप, जैसे मैं एंटर करने से पहले ही जैसे अपना आई कार्ड दिखाना चाहती हूँ वैसे ही नहीं तो मैम वहीं से शुरू हो जाता है। अंदर जब हमारे सामान बिल्कुल सिक्योरिटी से गुजर रहे होते हैं वहाँ पर भी अपने बच्चे मिल जाते हैं और दिल्ली के किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाओ अपना बच्चा तो मिल ही जाता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ, जो मैंने कहा कि आप कह रहे कांस्टेबल जो जीडी का आता है वैकेंसी, उसमें मुझे लगता है सिर्फ एक इंग्लिश और हिंदी रहता है, उसमें इंग्लिश ओब्लिक हिंदी है ना? तो आप इंग्लिश ले लो या आप हिंदी ले लो। अच्छा, एक बात बताओ, सब्जेक्ट तो सारा सेम है, सेम रहता है, सेम रीजनिंग, सेम मैथ, सेम जीएस, है ना? सिर्फ इंग्लिश पढ़ ले बच्चा ढंग से तो सब इंस्पेक्टर बन जाएगा कांस्टेबल के लेवल का फर्क होता है। और जब हम जब पेपर सेकंड की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बस एक ही चीज़ को मिस करता है बच्चा, वो है नीतू सिंह, ठीक है, क्योंकि उसमें 200 नंबर की इसमें इंग्लिश ही आने वाली है सेकंड पेपर में। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, एक मज़े की बात, जब मैं इंग्लिश कराती हूँ ना किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो मैं जब प्रैक्टिस कराती हूँ तो जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो सबका कराती हूँ। और आपको बताती हूँ कई ऐसे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन मैंने देखे हैं, जीडी का क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और अगर सीजीएल से देखोगे तो भी। इसीलिए हाँ, अब जैसे हम काफ़ी टाइम से देख भी रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि एमटीएस का क्वेश्चन इतना टफ आ जाता है जितना सीजीएल में नहीं पूछा जाता। तो बच्चे को तो ये समझना पड़ेगा कि जो तैयारी करनी है वो टॉप मोस्ट लेवल की करनी है। चाहे आप जीडी का पेपर दे रहे हो चाहे आप एमटीएस का पेपर दे रहे हो, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए और किस लेवल का रहे। एमटीएस का तो हम लोग कहने लगे मोस्ट टैलेंटेड स्टाफ, मल्टीटास्किंग स्टाफ नहीं, मोस्ट टैलेंटेड, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़ा देता है। अच्छा, ये अब देख लो जो वैकेंसी आई है दिल्ली पुलिस में वो 125 है, थोड़ा सा शायद कम है, लेकिन फीमेल का 61 वैकेंसी है और जीडी में सब इंस्पेक्टर में जो वैकेंसी है ये आप पूरा मिला के देख लो तो टोटल 401 है ना? तो 4001 है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हाँ ग्रैंड टोटल, सॉरी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ मैंक, ये जो सीएपीएफ है, बीएसएफ है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताओगे कि ये होता क्या है? मैम, जैसे दिल्ली पुलिस की हम बात करते हैं तो सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर वो दिल्ली में ही रहना है। बीएसएफ के बारे में हम बात करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये भी बॉर्डर पे ही आप मिलते हैं। जैसे आप ये सब जैसे मुझे मेट्रो में दिखते हाँ, हैं, आपने जैसा भी कहा कि एयरपोर्ट में दिखते आपने जैसा भी कहा कि मेरा पाला ना सीएसएफ वालों से और दिल्ली पुलिस वालों से ही पड़ता है। आप दिल्ली में रहती हो तो दिल्ली पुलिस से आपका पाला पड़ेगा। जब आप कहीं बाहर जाती हो, मेट्रो पे जाते हो या आप एयरपोर्ट पे आते हो तो वहाँ सीएसएफ वाले ही आपको मिलेंगे, आपकी चेकिंग करने के लिए होते हैं। और सबसे अच्छी बात आपको ये मिलेगी, सीआईएसएफ में अगर आपका मेट्रो सिटी है तो वहाँ के जो अलायंस हैं वो अच्छे हो जाते हैं आपके। लेकिन ये है कि आप किसी भी जॉब में जाते हो, दिल्ली पुलिस को छोड़ के और किसी भी जॉब में जाते हो तो ये आपको एक तो मतलब दूर रहना पड़ेगा और ट्रांसफ़र आपके होते रहेंगे। इस चीज़ के लिए आपको पहले वो रखना है कि यार हाँ, ट्रांसफ़र हमारे होने हैं। अच्छा, इस बार जो है सारे सब कुछ तो मुझे सेम ही दिख रहा है, मतलब एक बार तो बच्चे पढ़ ले थोड़ा सा तो ठीक रहेगा। नेशनैलिटी में क्या है भाई? ये इंडिया, नेपाल, भूटान,
नहीं, वही है कि नेशनलिटी में कि आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए, जैसा हमारा संविधान बोलते हैं। आप नेपाल के हो, आप भूटान के हो, भर सकते हो, लेकिन पाकिस्तान वाले नहीं भरेंगे। ये पहली चीज़। नहीं, पाकिस्तान वालों के लिए मैम एक कोर्स है इंग्लिश स्पोकन का, नीतू मैम का, तो वो ले और पहले इंग्लिश ठीक करें अपनी। तो भाई तुम उसको एलिजिबल ही नहीं बना रहे हो। अच्छा चलो, मुझे ये बताओ एज लिमिट क्या दिया है इस बार इन लोगों ने? अच्छा, एज लिमिट जो रहती है हमेशा की तरह 20 साल से लेके 25 साल के बीच में वे एज लिमिट देते हैं, लेकिन डेट देते हैं, जैसे इस बार जो डेट दी है इन्होंने 2/8 और 1999 से पहले का ना हो और 1/8/2004 के बाद का नहीं हो। कट ऑफ जो डेट दिया है 1/8 मतलब अगस्त का दिया है, ठीक है, अगस्त का दिया है, याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद जो आपको मिलेगा एज रिलैक्सेशन वो तो है ही, अप टू जो भी आप जानते ही हो जो एज रिलैक्सेशन मिलता है, इसको डिस्कस करने की ज़रूरत तो है नहीं। एक इस बार मुझे कुछ दिखा है फोटो में, इन लोग जो फोटो लोड करते हैं उसमें कुछ न्यू चीज़ें दिखा है, ये जरा मुझे बताओ क्या है? ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फोटो के बारे में, पहले इसको डिस्कस करते हैं। फोटो के बारे में क्या है कि मैम हर बार बहुत बच्चों के फॉर्म रिएक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कभी चश्मा लगा लेते हैं, कभी कैप लगा लेते हैं, कभी कोई स्टाइल में आप पिक क्लिक करके और डाल देते हैं। इस बार क्या क्या है इन्होंने कि लाइव फोटो क्लिक करके वो अपलोड होगी और लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। और हर बार जीडी का हो या दिल्ली पुलिस का हो या सीपीयू का हो, इसमें हर बार बहुत बच्चा इसी फोटो के वजह से रिजेक्ट हो जाता है। तो इस बार इन्होंने ये ऑप्शन ही थोड़ा चेंज कर दिया है। एक तो क्लियर विदाउट कैप, बिना चश्मे का, एंड फुल फ्रंटल व्यू, यानी फ्रंटल व्यू होना चाहिए, ठीक है ना, साइड व्यू नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है इसका एक स्पेसिमेन भी लगा दिया गया, उन्होंने दिया है, उस स्पेसिमेन को देखकर आपको करना है, याद रखिएगा। Are advised to recapture the photograph in case the photograph captured is not as per acceptable specimen। उन्होंने एक स्पेसिमेन भी दिया हुआ है नेक्स्चर 11 में, उसको भी देख लेना अच्छे तरीके से। एक मेन चीज़ यहाँ आती है कि ड्राइविंग लाइसेंस, बच्चों के 2-3 मेन इशू होते हैं जो हर बार बच्चा पूछता है दिल्ली पुलिस के लिए और सीपीओ के लिए। सीपीओ के लिए बच्चा पूछता है कि अगर मैं दिल्ली पुलिस में जाना ही चाह रहा हूँ और मेरी तैयारी बहुत अच्छी है और मैं हो ही जाएगा मेरा सिलेक्शन, तो पूछता है कि ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत कब पड़ती है। पहली चीज़, ड्राइविंग लाइसेंस जब आपका फिजिकल होता है, मतलब जब फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा, पेपर 1 के बाद आपका फिजिकल होता है, उसके बाद पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 के बाद जब फिजिकल हुआ, उस फिजिकल में आपके पास LMV मतलब लाइट मोटर व्हीकल आपके पास होना चाहिए और टेम्परेरी नहीं चलेगा, कि जो होता है ना कि 1 महीने लर्निंग वाला जो होता है मैम, वो नहीं चलने वाला। उनको लर्निंग के बाद बेटा 1 महीने के बाद वो बनता है ना, हाँ, परमानेंट। वो 1 महीने के बाद उनको परमानेंट टेस्ट देना पड़ता है, देन उसके बाद हाँ अभी लर्निंग बनवा के रख लें और जब तक फिजिकल आएगा तब तक आपका वो परमानेंट हो जाएगा। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, क्या ये अप्लाइंग भर सकते हैं जो अभी बैचलर में है, जो कंप्लीट करने वाले हैं वो क्या भर सकते हैं? बिल्कुल सही। दूसरा सबसे मेजर क्वेश्चन रहता है बच्चों का कि इस बार हमारा फाइनल ईयर है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जरूर कर सकते हो, लेकिन आपका रिजल्ट 1/8/2024 से पहले आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपका रिजल्ट लटका रहे या आपकी कोई बैक रह रही है, कोई बैक नहीं होनी चाहिए, क्लियर रिजल्ट आपका होना चाहिए 1/8 तक। अदरवाइज अगर आपका नहीं आ पा रहा है या आपको लग रहा है कि कुछ यूनिवर्सिटी थोड़ा लेट कर देगी तो आप फॉर्म बिल्कुल भी मत भरना, लेकिन अपियरिंग भर सकते हैं। अच्छा, फीस तो आपको पता ही है 100 रुपये है, विमेन कैंडिडेट और ST SC वगैरह के लिए फ्री है, एग्जेम्प्टेड है ना। तो ये पूरा कंप्लीट डिटेल है। अच्छा, इसका जो स्कीम ऑफ एग्ज़ाम है वो सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि इसमें तो मैं अपना घमंड दिखाऊंगी ना। चलो आप ही बता दो, अपने मुंह से क्या खुद की तारीफ करूँ, है ना। देखो मैम, ये तो मानना पड़ेगा कि इस एग्ज़ाम में आपकी ही चलने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दो राय क्यों नहीं है कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को मिलाया जाए तो 250 नंबर की इंग्लिश आती है, बहुत अच्छा वेटेज है। हर एग्ज़ाम में मेंस में 4 सब्जेक्ट रहते हैं और उसमें फाइट होती है। और यहाँ क्या होता है, क्लियर कट एक ही एग्ज़ाम बचता है और वो भी है इंग्लिश का, और वो 200 नंबर का सेकंड पेपर में आता है। जब हम फर्स्ट पेपर की बात करते हैं तो हमारे 4 सेक्शन होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और GS, और चारों ही सेक्शन में 50-50 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है और 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के हो जाते हैं यहाँ आपके, और 2 घंटे का टाइम दिया गया होता है। ये आपका पेपर फर्स्ट होता है। उसके बाद
आपका पेपर फर्स्ट के बाद यहाँ पर जो पेपर फर्स्ट क्लियर कर लेता है, कट ऑफ में नाम आ जाता है, उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। तो फिजिकल के लिए आपको जाना होता है, और जो फिजिकल क्वालिफाइंग कर लेते हैं बच्चे, उनको सेकंड पेपर के लिए बुलाया जाता है। और सेकंड पेपर में आपको पता ही है, वन एंड ओनली वन नीतू मैम ही आपको मिलने वाली हैं। इंग्लिश में 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 200 मार्क्स के वो रहेंगे, और एक क्वेश्चन में 1/4 निगेटिव मार्किंग है 0.25 की। अच्छा, इसमें है कि आप अगर आपको कोई आंसर में प्रॉब्लम होता है तो आपको पता ही है कि फिर आप 100 रुपीज़ सबमिट करके उसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो वो सब कुछ जितनी फैसिलिटीज़ आपके एसएससी के सीजीएल में उस सब में है। बस खाली इसमें ये है कि जो सेकंड पेपर है वो पूरा एग्जैक्टली खाली इंग्लिश का होगा, और ऐसे बहुत सारे टेस्ट पेपर्स मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस करा चुकी हूँ, कराते रहती हूँ। तो सीपीओ के लिए एक बिल्कुल अलग से प्रैक्टिस सेशन ऑलरेडी आने वाला है हमारे इंग्लिश बाय नीतू मैम चैनल पे। तो बेटा ये पूरा कंप्लीट मैं अभी केडी लाइव के टेलीग्राम चैनल पे लोड करने वाली हूँ, और आप इसको कंप्लीट वहाँ से उठा के एक बार डिटेल डिस्कशन कर लेना। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है तो आप बता दीजिए मैम। एक में इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिस बच्चे ने एनसीसी कर रखी है उसको क्या बेनिफिट होने वाला है। देखो, उसको मैं अगर बेनिफिट की बात बताऊं, जिस पे सी सर्टिफिकेट है, तो आप ये लगा लो 5% मतलब आपको मार्क्स मिल जाने हैं, एक्स्ट्रा मिलने हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और जिसके पास बी है उसको 3% मार्क्स मिल जाने हैं, और जिसके पास ए है उसको 2% मार्क्स मिल जाने हैं। मतलब जिसने एनसीसी कर रखा है वो जरूर मेंशन करें फॉर्म में कि हाँ, हमारे पास एनसीसी का कौन सा सर्टिफिकेट है, और उसी हिसाब से आपको वो मार्क्स मिल जाएंगे। और बेटा ये ना बहुत मतलब गेम चेंजर हो सकते हैं ये आपके लिए। मतलब एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे आपको बहुत इजीली पहुंचा सकते हैं, जो आपको एनसीसी के मार्क्स देंगे। सिलेबस तो सब कुछ सेम है जो एसएससी के सारे एग्जाम सेम ही मैम सिलेबस है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया एसएससी ने। और इंग्लिश लैंग्वेज में भी वही सब कुछ सेम। बिल्कुल। अगर हम फिजिकल की बात करते हैं कि भाई मेन रहता है कि यार हाइट क्या लेने वाले हैं इसमें, और मेल की जो हाइट रहेगी वो 170 सेंटीमीटर 170 सेंटीमीटर हाइट रहने वाली है, ठीक है। और जो चेस्ट मांगते हैं वो आपका बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो फुलाने के बाद है वो 5 सेंटीमीटर का वो एक्सपेंशन मांगते हैं कि 5 सेंटीमीटर और फूल जाए, मतलब 85 वो मांगने वाले हैं। और उसके बाद तो जो उनके हिमाचल वगैरह के लोगों का, उनके लिए थोड़ा डिस्काउंट रहता है, क्योंकि हाउट में थोड़ा सा वो देते हैं, रिलैक्सेशन देते हैं उसमें वो। चलिए कैंडिडेट्स फीमेल में देख लो कितना है। तो देख लो बेटा, आपको पूरा कंप्लीट डिटेल यहाँ पे पूरा कंप्लीट हम लोगों ने मार्क कर रखा है। रेस पीटी जो है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पीटी फॉर फीमेल फॉर मेल, सब कुछ डिटेल है। आप ये पूरा कंप्लीट एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लो। लेकिन याद रखना कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तो टैटू विल नॉट बी अलाउड, टैटू नहीं होना चाहिए। और किस तरह का टैटू नहीं अलाउड है बेटा, वो भी आप कह सकते हो कि टैटूज विल बी अलाउड एज पर फॉलोइंग स्टिपुलेशंस ओनली। कि अगर कंटेंट क्या हो सकता है, लोकेशन कहाँ के लोग हैं जो टैटू एक ट्रेडिशनल रूप में ही इस्तेमाल करते हैं, उनको अलाउड है। साइज कितना हो सकता है मैक्सिमम। और याद रखिएगा कि रिलीजियस सिंबल्स और फिगर्स जो होते हैं ना, वो कुछ जगह पे अलाउड होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। इसलिए ये पूरा कंप्लीट डिटेल टैटू वाले जरूर याद रख लेना। और टैटू मिटाना भी बहुत मुश्किल होता है, नहीं तो इसीलिए पूरा कंप्लीट डिटेल जो है ये आपको अभी हम लोग केडी लाइव टेलीग्राम चैनल पे लोड कर दे रहे हैं, और कंप्लीट इसका डिटेल देख लेना। एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, इसीलिए आप याद रखना कि आप बहुत बढ़िया तैयारी करो। केडी लाइव केडी कैंपस आपके साथ हमेशा है। यहाँ पर इस चैनल पे इंग्लिश बाय नीतू मैम में मैं इंग्लिश में आपको पूरा कंप्लीट साथ दूंगी। आप हमारे साथ तैयारी करोगे सीपीओ का, मैं इंश्योर करती हूँ अच्छा से तैयारी करो। अगर दिल लगा के करो और आप पूरा कंप्लीट फिजिकल स्टैंडर्ड पूरा कर रहे हो, और अगर फिजिकल पास कर जाओगे तो बस रिटर्न जो है उसको पास कराने की गारंटी हमारी है। चलिए, थैंक यू सो मच। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ ऐड ऑन करना चाहूँगा, और बच्चों को इस चीज़ के लिए बोलूँगा कि जो भी बच्चा अगर फिजिकली सही है और
मतलब उसकी हाइट 170 से ऊपर है, मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि आप CPO का पेपर एक बार ज़रूर दें। उसका रीज़न ये है कि जब आप CGL या CHSL का एग्ज़ाम देते हैं तो आप ये लगा लो कि हर कैटेगरी का बच्चा बैठता है। कैटेगरी का मतलब मेरा ये है कि जिसकी हाइट छोटी है वो भी बैठेगा, जिसके चश्मे लगे हैं वो भी बैठेगा, लेकिन यहाँ CPO में कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है। पहली बात, हाइट के चक्कर में छट जाते हैं, दूसरा जिनके लेंस लगे होते हैं वो छट जाते हैं, थोड़ा सा एक कंपटीशन आपका यहाँ कम हो जाता है। तीसरी चीज़ ये होती है कि जो फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाते वो सेकंड फेज में ही छट जाते हैं, मतलब पहला पेपर के बाद दूसरा जो फिजिकल होता है उसमें छट जाते हैं, तो कंपटीशन बहुत मैम कम हो जाता है यहाँ पर बच्चों के लिए एज कम्पेयर टू CGL और CHSL में। चलिए, तो ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा। ये कंप्लीट डिटेल आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को देख लेना और कंप्लीट ये डिटेल पढ़ लेना, और बस ऑल द बेस्ट, और आ जाओ, बढ़िया से तैयारी कराते हैं आपका। थैंक यू सो मच।